नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के एक और खास अंक को लेकर। मैं हूं कृतिका और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी आंचल। शुक्रिया कृतिका। सभी को सुप्रभात। और अगले घंटे में हम दिखाएंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। और जब हम बड़ी खबरों की बात करते हैं कृतिका, तो आज रायसीना डायलॉग का संस्करण होना है, उस पर रहेगी हमारी खास नजर। साथ ही जो ग्रीस के प्रधानमंत्री है वो भारत दौरे पर हैं, किस तरह से रहेगी उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री के साथ, इस पर भी हम डालेंगे नजर। वहीं आज किसानों का दिल्ली कूच का है कार्यक्रम, क्या अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं और किस तरह से उन्हें रोका जाएगा, इस पर भी हम करेंगे चर्चा। लेकिन फिलहाल सीधे रुख करते हैं टॉप स्टोरीज आने की सुर्खियों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवे रायसीना संवाद का करेंगे उद्घाटन। ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारियाकोस मित्सोटाकिस होंगे मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता। 3 दिनों तक वैश्विक मुद्दों पर होगा मंथन। ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारियाकोस मित्सोटाकिस आज प्रधानमंत्री के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर होगी बातचीत। प्रदर्शनकारी किसानों से केंद्र सरकार की शांति बनाए रखने की अपील। पंजाब के डीजीपी ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर क्रेन व भूस्खलन की भारी मशीनों को जब्त करने के दिए आदेश। पाकिस्तान में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ। बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग के बीच सहमति। शहबाज शरीफ होंगे प्रधानमंत्री तो आसिफ अली जरदारी बनेंगे राष्ट्रपति। FIH हॉकी प्रो लीग में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना नीदरलैंड से। टीम इंडिया ने पिछले मुकाबले में स्पेन के खिलाफ दर्ज की थी रोमांचक जीत। और गुलमर्ग खेलो इंडिया विंटर गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी के लिए तैयार। खिलाड़ी स्नोबोर्डिंग, अल्पाइन स्कीइंग आदि खेलों में दिखाएंगे अपना दमखम। और हेडलाइंस के बाद चलिए अब मुख्य खबरों की बात कर लेते हैं। बिल्कुल, और बात करते हैं आज के रायसीना संवाद को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में रायसीना संवाद के 9वें संस्करण का उद्घाटन करने वाले हैं। ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारियाकोस मित्सोटाकिस मुख्य अतिथि होंगे और मुख्य भाषण भी देंगे। 3 दिन के संवाद में केंद्रीय मंत्री, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष और सरकारों के प्रमुख, सैन्य कमांडर्स, उद्योग जगत और प्रौद्योगिकी के प्रमुख, शिक्षाविद, पत्रकार और रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ सहित 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। रायसीना डायलॉग में 3 दिनों तक वैश्विक मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत के प्रमुख सम्मेलन रायसीना डायलॉग 2024 के लिए नई दिल्ली में आगमन शुरू हो गया है। रायसीना डायलॉग 21 से 23 फरवरी तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है और यह वैश्विक समुदाय के सामने आने वाले चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करेगा। चतुरंगा, संघर्ष प्रतियोगिता, सहयोग निर्माण विषय के साथ सम्मेलन युद्ध और शांति, तकनीकी नियमों, निवेश, नवाचार और अधिक जैसे विभिन्न उप विषयगत स्तंभों के तहत मुद्दों पर चर्चा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारियाकोस मित्सोटाकिस भी 21-22 फरवरी तक भारत की राजकीय यात्रा पर आ रहे हैं और नवे रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता होंगे। हर साल राजनीति, व्यापार, मीडिया और नागरिक समाज के नेता दुनिया की स्थिति पर चर्चा करने और समसामयिक मामलों की एक विस्तृत श्रृंखला पर सहयोग के अवसर तलाशने के लिए नई दिल्ली में जुटते हैं। संवाद को एक बहुहितधारक अंतर क्षेत्रीय चर्चा के रूप में संरचित किया जाता है, जिसमें राज्य के प्रमुख, कैबिनेट मंत्री और स्थानीय सरकारी अधिकारी शामिल हैं, जो निजी क्षेत्र, मीडिया और शिक्षा जगत के विचारकों से जुड़े हुए हैं। सम्मेलन की मेजबानी भारतीय विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं भारत दौरे पर आए ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारियाकोस मित्सोटाकिस आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे।
दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। पीएम मोदी ग्रीस के प्रधानमंत्री के सम्मान में दोपहर भोज भी देंगे। इससे पहले क्यारियाकोस मित्सोटाकिस का राष्ट्रपति भवन में परंपरागत स्वागत भी किया जाएगा। ग्रीस के प्रधानमंत्री का विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मिलने का कार्यक्रम है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ग्रीस के प्रधानमंत्री का भारत दौरे से दोनों देशों के बीच और सशक्त व सामरिक भागीदारी के सुदृढ़ बनने की आशा है। कल नई दिल्ली पहुंचने पर ग्रीस के प्रधानमंत्री का केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने हवाई अड्डे पर स्वागत भी किया था। गौरतलब है कि 15 साल बाद ग्रीस का कोई प्रधानमंत्री भारत पहुंचा है। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में नई दिल्ली से हमारी सहयोगी मेघना इस वक्त जुड़ रही हैं। मेघना, सुप्रभात आपको। और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आज रायसीना संवाद कहीं ना कहीं 9वां संस्करण है। अगर पहले संस्करण की बात की जाए तो मात्र 35 देश थे, लेकिन अब आज 100 से ज्यादा देश इसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे, जिसमें कहीं ना कहीं जो वैश्विक मुद्दे हैं, जो विश्व के मुद्दे हैं, उन पर चर्चा होगी, संवाद होगा। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि इसका जो स्वरूप है कृतिका, वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है। और जो 9वां संस्करण है वो इसलिए भी अहम है क्योंकि अब की जो जियोपॉलिटिकल या जियो इकोनॉमिक्स जो परिस्थिति विश्व के सामने खड़ी है, उसके ऊपर किस तरीके से विचार किया जाएगा, किस तरीके से मंथन किया जाएगा, क्या चर्चाएं होंगी, वो बेशक बहुत अहम होगा ये जानने के लिए कि किस तरीके से विश्व के अलग अलग कोने से जो थिंक टैंक्स आते हैं, जो एक्सपर्ट्स आते हैं या जो लीडर्स आते हैं, हेड ऑफ स्टेट्स की बात करें, हेड ऑफ गवर्नमेंट्स की बात करें, या जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट में जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो इन मुद्दों पर क्या सोचते हैं। 9वां संस्करण अगर हम देखें तो चतुरंग के थीम पर आधारित है, जिसमें हम कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं, कॉन्टेस्ट की बात कर रहे हैं, कोऑपरेट की भी बात कर रहे हैं। तो देखिए, ऐसे परिस्थिति में सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से टेक की बात हो रही है कि अब के जो समय, आज का जो समय है, उसमें टेक किस तरीके से बदल रहा है, उसका स्वरूप किस तरीके से बदल रहा है, रेगुलेशंस किस तरीके से बदल रहे हैं, उस पर भी चर्चाएं हैं। जो थीमेटिक पिलर्स हैं उसके अंतर्गत उस पर चर्चाएं हैं। वॉर एंड पीस अगर हम देखें तो इजराइल हमास का जो संघर्ष चल रहा है, रूस यूक्रेन के बीच जो संघर्ष है, अफगानिस्तान की जो परिस्थिति रही है, इन सभी चीजों को अगर हम देखें तो किस तरीके से ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसको शेप करता है, किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, उस पर भी चर्चाएं होनी है। और कई ऐसे अहम एस्पेक्ट्स हैं जिन पर चर्चाएं होनी है। हम इकोनॉमिक्स की बात करें, व्यापार की बात करें, तो रायसीना डायलॉग में 2500 से भी ज्यादा इस बार पार्टिसिपेंट्स हैं, तकरीबन 150 देशों से। तो यही इस बात का प्रमाण है कि इसका स्वरूप लगातार कितना बड़ा हो रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका इनॉग्रेशन करने वाले हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो मुख्य वक्ता के तौर पर और चीफ गेस्ट के तौर पर प्रधानमंत्री मित्सोताकिस, जो ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं, वो शिरकत करेंगे। तो बेशक इसका स्वरूप और जो विजन है और जो इसका गोल है वो साफ तौर पर देखा जाएगा। और विश्व भर में इसको देखा जाता है ऑनलाइन, जब इसका ऑनलाइन इस रायसीना डायलॉग को भी देखा जाता है। जी, और पहली बार आर्मेनियाई उच्च प्रतिनिधिमंडल भी इसमें भाग ले रहा है। कहीं ना कहीं तुर्की को संकेत है, उस पर भी नजर रहेगी। वहीं जिस तरह से ग्रीस के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर है, मेघना, हमने देखा था कि भारत और ग्रीस ने अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश की है। जब 2023 में प्रधानमंत्री ग्रीस गए, वहां उन्हें सबसे उच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। उसके बाद ये पहली यात्रा है ग्रीस के प्रधानमंत्री की। किस तरह से और किन क्षेत्रों में, चाहे हम सामरिक लिहाज से देखें, हम बात करें आर्थिक लिहाज से, रणनीतिक लिहाज से, ये रिश्ते नए परिणाम दिखाते हुए नजर आएंगे आने वाले भविष्य में? आंचल, देखिए, आपने जो कंपैरिजन किया वो बहुत अहम है, क्योंकि अगर हम देखें तो मात्र 6 महीने के अंतराल में ये विजिट हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त 2023 में ग्रीस के दौरे पर गए थे, जो कि 4 दशक में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ग्रीस की यात्रा थी। तो उससे ये बात पता चलती है कि कितना बड़ा गैप था इस रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाने के लिए और आगे ले जाने के लिए। जो गैप था उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया फेज, अगर हम कहें रिलेशनशिप का, भारत और ग्रीस के बीच, उसकी शुरुआत की। तो नया फेज जब शुरू हुआ है, उसके 6 ही महीने के बीच अगर हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री मित्सोताकिस भारत की यात्रा पर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 दिन की यात्रा पर गए थे, लेकिन काफी सारे एंगेजमेंट्स थे उनके। उन्होंने द्विपक्षीय वार्ता भी की, वो राष्ट्रपति से भी मिले थे।
और उसके साथ ही जो भारतीय समुदाय वहां रहता है उसको भी एड्रेस किया था। तो काफी ऐसी चीजें थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एंगेजमेंट का हिस्सा थी। प्रधानमंत्री मित्सोताकिस जब भारत आ रहे हैं तो बेशक रायसीना डायलॉग में शिरकत करेंगे। उसके साथ ही आज सेरेमोनियल वेलकम है और उसके साथ ही अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भोज होस्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री मित्सोताकिस के लिए। लेकिन जब द्विपक्षीय संबंधों की बात करते हैं तो पिछले बार जो द्विपक्षीय संबंध है वो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पर एलिवेट किए गए थे। अगर हम देखें तो जीएमआर जैसी कंपनियां सेकंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट बनाने में कोलैबोरेट कर रही हैं ग्रीस में। तो ऐसे कई एस्पेक्ट्स हैं बिजनेस के, इकोनॉमी के और उसके साथ ही द्विपक्षीय रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर पे एमओयू साइन किया गया था। तो ऐसे कई एस्पेक्ट्स हैं जिन पर क्योंकि हम कई एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं मेघना, ऐसे में ये भी समझना जरूरी है कि रायसीना डायलॉग का जो पिछले साल का संस्करण था उसमें हमने देखा था कि क्वाड देशों की भी उपस्थिति थी जहां पर उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर मुख्य रूप से अपने विचार रखे थे। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये रायसीना डायलॉग कितना अलग होने वाला है, साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर आर्मीनियाई प्रतिनिधिमंडल भी शामिल होगा, कहीं ना कहीं तुर्की को एक संकेत। देखिए अगर हम देखें तो इस बार जिस तरीके का स्वरूप नजर आ रहा है रायसीना डायलॉग का, इसमें ये चीज हम बेशक देख सकते हैं कि डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है पार्टिसिपेंट्स की, थिंक टैंक्स की और उसके साथ ही अगर हम देखें तो कई एस्पेक्ट्स में कई पहलुओं में नए जो कंटेम्पररी इश्यूज हैं उस पर डिस्कशंस की ज्यादा संभावना है। और उसके साथ ही जो ट्रेडिशनल जिस तरीके की चर्चाएं होती थी उसके स्वरूप को भी अब थोड़ा बदला हुआ नजर आ रहा है। काफी सारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस बार हिस्सा ले रहे हैं एज स्पीकर्स। लेकिन उसके साथ ही अगर हम देखें तो यूरोपियन यूनियन पे भी काफी ज्यादा फोकस है और ग्लोबल साउथ पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत की G20 प्रेसिडेंसी के बाद से काफी ज्यादा फोकस नजर आ रहा है। टेररिज्म एक ऐसा अहम मुद्दा है जिस पर लगातार कई रायसीना डायलॉग्स के संस्करणों में काफी ज्यादा फोकस रहा है, चर्चाएं रही हैं, जिसके मुताबिक अगर हम देखें तो काफी ज्यादा जो मिलिट्री चीफ्स हैं, मिलिट्री कमांडेंट्स या उस क्षेत्र के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी शिरकत करते हैं रायसीना डायलॉग में। तो बेशक इस बार जो स्वरूप है वो काफी नया होने वाला है, रिफ्रेशिंग होने वाला है, व्यापक है, इसका विस्तारीकरण भी किया जाएगा। बिल्कुल व्यापक है, विस्तारीकरण किया जाएगा। और जिस हिसाब से हमने देखा कि वायुसेना के कई ऐसे अभ्यास रहे हैं, नौसेना के कई ऐसे अभ्यास रहे हैं जिसमें ग्रीस का साथ भारत ने दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया मेघना इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। आपसे आगे आज दिन भर रायसीना डायलॉग और प्रधानमंत्री जो ग्रीस के भारत दौरे पर आए हैं उसको लेकर लगातार चर्चा होती ही रहेगी। बिल्कुल, और नया सवेरा में खबरों का सिलसिला भी यूं ही लगातार जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। आप बने रहिए हमारे साथ। मैंने अपना एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना एनपीएस नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया, मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा एनपीएस अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर्ड द सेम अकाउंट टू माय न्यू कंपनी। एनपीएस किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है, जहां मैं वहां मेरा एनपीएस अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा, आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अब पंजाब की, जहां के डीजीपी गौरव यादव ने किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए शंभू बॉर्डर के साथ ही संगरूर में खनौरी बॉर्डर की ओर जा रही क्रेन और भू खनन की भारी मशीनों को जब्त करने के आदेश दिए। डीजीपी के निर्देश के बाद पुलिस की ओर से नाकेबंदी भी की जा रही है ताकि इस प्रकार की मशीनें बॉर्डर की ओर न जा सके। यही नहीं, हरियाणा के डीजीपी ने भी पंजाब सरकार को इस प्रकार की मशीनें रोकने के लिए कहा। ये भी कहा है कि इन मशीनों से सुरक्षा बलों को नुकसान हो सकता है। वहीं पंजाब पुलिस के एडीजी इंटेलिजेंस जसकरण सिंह ने किसानों और अधिकारियों के साथ राजपुरा में बैठक की है। तो किसानों और पुलिस अधिकारियों के साथ
राजपुरा में यह अहम बैठक हुई है पंजाब में। वहीं कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसान संगठनों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि सभी शांति चाहते हैं और हम सबको मिलकर समस्या का समाधान निकालना होगा। पहले तो मैं किसान संगठनों के और ऐसे सभी के जो इस समय इससे जुड़े हुए हैं उनसे अपील करूंगा कि किसी भी ऐसे जिसको हमने संवाद से समाधान की तरफ ले जाना है उसमें शांति और वार्ता लगातार जारी रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये वार्ता, ये संवाद हमारा जारी रहना चाहिए और शांतिपूर्ण ढंग से हमें इसका समाधान ढूंढना चाहिए। और वहीं किसान आंदोलन में शंभू बॉर्डर पर तैनात एक और पुलिसकर्मी एएसआई कौशल कुमार का आज निधन हो गया। ड्यूटी के दौरान आज अचानक कौशल कुमार की तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उन्हें तुरंत अंबाला के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अपनी सर्विस के दौरान उन्होंने कई सराहनीय व उदाहरणात्मक कार्य किए हैं। गौरतलब है कि 16 फरवरी को शंभू बॉर्डर पर तैनात जीआरपी के सब इंस्पेक्टर हीरालाल की भी अचानक तबीयत खराब होने से मृत्यु हो गई थी। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने उनकी मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। वहीं दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों के धरने के कारण आम लोगों के साथ साथ दिल्ली आने वाले ट्रकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में ट्रक सड़कों पर खड़े हैं। ट्रकों में रखा सामान अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहा। ट्रक ड्राइवर भी समस्या से काफी परेशान है। पेश है डीडी न्यूज संवाददाता ओपी यादव की ट्रक ड्राइवर के साथ ये बातचीत। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन की वजह से यातायात बाधित हो रहा है। किसानों ने रास्ता रोक रखा। इसी वजह से ट्रक में जाने वाले सामान की आवाजाही और लॉजिस्टिक प्रभावित हो रही है। अभी जिस जगह हम खड़े हैं यह दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर इलाका है फैक्ट्री का, और मेरे पीछे आप जो देख रही है फैक्ट्री है और इसमें 2 ट्रक खड़े हैं और इन ट्रकों में सामान उतारा जा रहा है, क्योंकि यातायात बाधित होने की वजह से इनका बीते कई दिनों से माल यहीं पड़ा हुआ था और अब इनको फैक्ट्री में वापस उतारा जा रहा है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे सहयोगी से कहूँगा कि ये सामने जो ट्रक कतारबद्ध खड़े हैं, ये ट्रक बीते 8-10 दिन से यहाँ खड़े हुए हैं और माल बाधित होने की वजह से यहीं रुका पड़ा है। इससे ड्राइवर और अन्य तरह की जो परेशानियाँ हो रही है इन सबको हो रही है। ट्रक मालिक परेशान है, ड्राइवर परेशान है और जो भी ये लोग बाहर निकलते हैं तो रास्ते नहीं मिल पाते। इस वजह से इनको खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं टिकरी बॉर्डर पर करीब 8-10 दिन से खड़ा हूँ। जो आंदोलन है उसके चक्कर में मैं 10 दिन से खड़े हम। यहाँ पे लाखों को नुकसान हो रहे हैं। गाड़ी में उतरने चढ़ने की दिक्कत हो रही है। मालिक पूछ रहा है कि कैसे क्या होगा। आप कहाँ सामान ले जाते हैं और क्या क्या बाधित हो रहा है? यहाँ से गुड़गांव जाते हैं, फरीदाबाद उधर जाते हैं तो उधर के तो कोई टेंशन नहीं, मगर इधर से गुड़गांव जाने में हमें दिक्कत होता है। और ये 10 दिन से लोड गाड़ी खड़ी है, लाखों को नुकसान हो रहा है। क्या आप किसानों से कुछ कहना चाहेंगे? किसान ने जो मांग किया था वे उनको तो कुछ तो मांग पूरे हो चुका है और उसमें कुछ भी मांग अब वे चाहते हैं तो वे आगे सरकार के पास प्रस्ताव रखे। हम लोग को गाड़ी वाले की इतनी परेशानी होता है, बहुत ज़्यादा ही आने जाने और कहीं भी इधर उधर जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। किसान की बात है तो वे आगे सरकार का प्रस्ताव रखे, हम लोग को तो परेशान ना करें। टिकरी बॉर्डर से पीछे खड़ा हूँ मैं इस टाइम। वो बॉर्डर बंद हो रखे हैं ये किसान आंदोलन की वजह से और परेशानी हो रही है। कभी कभी इधर जाए कभी इधर घुमाए गाड़ी, बहुत ज़्यादा 3-4 दिनों का ज़्यादातर हरियाणा की ही लोड होती जी गाड़ी हमारी। अब चलती गाड़ी तो कुछ अपना खर्चा वर्चा भी अपना बन जाता है। अब रुकी पड़ी है गाड़ी, इसमें कुछ कोई हिसाब किताब नहीं है। किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे? आपका यहाँ ट्रक भी रुका हुआ है और किसानों ने आंदोलन कर रखा है इसकी वजह से। काफ़ी ड्राइवर से मैंने कभी बंदे से पूछा, बोला मांगे तो पूरी कर दी है, ये खुल जाए अच्छी बात है, मांगे पूरी कर दी है और बोल रहे अब खुलने के खुल जाए तो वो भी अपना खेती बाड़ी करे और हम भी अपना काम करते रहें। आप यहाँ किस लिए खड़े हैं? इसलिए खड़े, यहीं गाड़ी खाली हुई है और फिर माल नहीं जा रहा है, रास्ता बंद है। कितने ट्रक खड़े हैं यहाँ? यहाँ तो काफ़ी खड़े ट्रक, बोरे लाइन लगाए खड़े। दिक्कत तो बहुत हो रहा है सर, गाड़ी वाड़ी आना ही रहा है, न जा रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है उधर से। उनका भी सोचना चाहिए क्योंकि हर चीज़ बैठने से नहीं होता है, थोड़ा आपस में बात करना चाहिए उनको। यहाँ तो बहुत दिन से रुके पड़े हैं, जब से आंदोलन शुरू हुआ है यहाँ पे तब से रुके पड़े हैं यहाँ पे।
गाड़ी जा रहा है वहाँ जाने नहीं दे रहा था, फिर वापसी लेके कंपनी में खाली कर रहे हैं। क्योंकि अधिकांश मांगे मांग ली है, लेकिन उसके बाद भी आंदोलन कर रहे हैं और अभी भी आप लोगों को परेशानी हो रही है उससे। दिक्कत हमें भी है, सरकार जब मान लिए हैं तो यहाँ पे जो भी कुछ है तो अपने किसानों को अपने खेतों में जाके काम करना चाहिए, हम लोग भी काम में बाधा न देना चाहिए उन लोगों को। परेशानी क्या मेरे भाई, लंबे जहाज हो जाते हैं, कहीं तार मर जाते हैं, कहीं गली गुलियों में निकालने पड़ते हैं, बॉर्डर तो बंद कर रखे ना, बहुत ज़्यादा परेशानी है। कई दिनों से माल ट्रक में ही पड़ा हुआ है और हार थक के वापस फैक्ट्री एरिया में आए और इन्होंने यहाँ माल वापस उतारना शुरू कर दिया है। इनको अपने किराए भाड़े की चिंता है, मालिक को कंपनी में माल पहुँचाने की चिंता है, इनको अपनी रोजी रोटी की चिंता है। तो कंपनी में माल पहुँचेगा तो कर्मचारियों को काम मिलेगा। तो इस तरह से कई तरह की परेशानियां किसान आंदोलन के चलते हो रही है। मेरे से कैमरामैन आशीष के साथ मैं ऊपी यादव, DD न्यूज, टीकरी बॉर्डर। और जिस तरीके से कहीं ना कहीं कई सारी समस्याएं हो रही है और हमारे साथ में फोन पर बातचीत करने के लिए आकांक्षा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। आकांक्षा, जिस तरीके से देखा जाए तो बॉर्डर की स्थिति वाकई चिंताजनक है, क्योंकि किसान किसी भी कीमत पर मानने को राजी नहीं है। कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी सहमति कहीं ना कहीं नहीं बन रही है। और इससे कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा तो जो समस्या है वो व्यापारियों को हो रही है, जो वहां लोग रहते हैं उनको हो रही है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि लगभग अब तो 7-8 दिन हो गए हैं, हफ्ते से ज्यादा हो गया है कि ये स्टैंड ऑफ जो है किसानों के बीच में बॉर्डर्स के ऊपर, पंजाब हरियाणा के जो बॉर्डर्स है, पंजाब से जो बहुत तादाद में किसान जो है इकट्ठा हो गए हैं बॉर्डर के ऊपर। शंभू बॉर्डर जो है लगता हुआ हरियाणा से, वहाँ पर उन्होंने एक तरीके से कैंपिंग कर ली है और इतने दिनों से जो है उसके बीच में 4 बार वार्ता भी हुई है। केंद्रीय मंत्री आए हैं चंडीगढ़। जब इतनी सारी बातचीत हो चुकी है उसके बाद उन्होंने पहले जब दिल्ली चलो का कूच था वो रोका गया, वहाँ पे उनको रोक के फिर उनसे बातचीत की गई। तो बातचीत 19 की रात को 9 बजे उन्होंने अपनी ये ऐलान दोबारा से किया कि आज के दिन सुबह वो दोबारा से दिल्ली कूच करेंगे। और उसके चलते कल रात को, क्योंकि वो बड़ी बड़ी JCBs अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स जो होती हैं जिनसे वो बैरिकेड्स को तोड़ना चाहते हैं, वो काफी तादाद में जो है बॉर्डर के एरिया से पहुंची थी। तो उसके ऊपर DGP हरियाणा ने उन्होंने कंसर्न शो करा और उन्होंने कहा, उन्होंने अपने काउंटर पार्ट पंजाब पुलिस को लिखा कि इस तरीके की जो बड़ी मशीन्स हैं उनको ना आने दिया जाए। और उस लेटर में ये भी लिखा गया कि उनकी तरफ से शायद एक ऐसी स्ट्रैटेजी है कि बच्चों को, बूढ़ों को जो है आगे लाया जाएगा, औरतों को शील्ड बना के उनको पहले लाया जाएगा। तो इसके भी उन्होंने लिखा है कि ऐसे किसी भी इंसिडेंट, अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, कोई वायलेंस ना हो इस तरीके का। तो उनको 1 किलोमीटर और जर्नलिस्ट को भी, क्योंकि पिछली बार जब हमने देखा कि जब उन्हें रोका जा रहा था तो काफी सारे जर्नलिस्ट भी जख्मी हुए थे। तो इन सब चीजों को रोकते हुए एहतियातन उन्होंने कहा है कि कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी बनाकर रखें। उसके साथ साथ पंजाब के कुछ इलाकों में कम से कम 20 पुलिस स्टेशन के इलाकों में जो है 24 फरवरी तक इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई हैं। उसी तरीके से हरियाणा ने भी एक दिन और एक्सटेंड कर दिया है अपने 7 डिस्ट्रिक्ट्स में इंटरनेट सेवाएं। तो इस तरीके से देखा जाए तो हरियाणा पुलिस जो है पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि वो लोग ना आए। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिकाएं दर्ज हुई थी जिसके ऊपर कल सुनवाई हुई थी। उसमें उन्होंने कोर्ट ने ये माना कि फार्मर्स जो हैं वो एजिटेशन कर सकते हैं, पर उन्होंने इस बात को बिल्कुल मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से ये गलत माना कि वो अपने ट्रैक्टर्स, ट्रॉलीज और JCBs जो इतनी हैवी मशीनरीज हैं उनको सड़क पे उतारे, क्योंकि वो कहते हैं कि आम जनता के लिए भी ये एक तरीके का थ्रेट है, उनके लिए भी एक तरीके की प्रॉब्लम है। तो अगर किसान जाना चाहते हैं, वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, वो उनका राइट है, बट इट हैज टू बी डन इन अ प्रॉपर मैनर। और वो रेल के और बस के थ्रू जाके और एजिटेशन कर सकते हैं, पर सब कुछ जो है वो एमिकेबली और बातचीत के जरिए रिजॉल्व होना चाहिए। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालने की कोशिश सरकार की भी है और तमाम वार्ताएं भी हुई हैं, लेकिन आज दिल्ली कूच की जिस तरह से तैयारी है उसके लिए जो प्रशासन है वो मुस्तैद है, और ताकि जो आम लोग हैं वो दिक्कतें ना आए। हालांकि ऐसे बहुत से ट्रक ड्राइवर्स का हमने हालिया बयान सुना जिसमें वो सामान पहुंचाने में असमर्थ नजर आए इनकी वजह से, लेकिन उम्मीद की जाती है कि ये जल्द खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पर भी बहुत सी खबरें और हैं, आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए DD न्यूज़।
मैं आईटी प्रोफेशनल, मुझे मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नहीं पता था। सो एनपीएस के प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट के थ्रू अब ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग बढ़िया चल रही है। मैं जितनी आसानी से इतने सारे एप्स यूज करता हूँ, बस इतना ही इजी और एक्सेसिबल है ऐप के थ्रू मेरा एनपीएस अकाउंट। रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट, सब चीजों का ट्रैक रखना बिल्कुल आसान है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और आइए अब खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। बिल्कुल, और अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि लाल सागर के हालिया घटनाक्रमों ने कनेक्टिविटी की नाजुकता की पोल खोल दी है। एस जयशंकर ने कहा कि आज कई परिवहन गलियारे बनाने की जरूरत है। जयशंकर ने यूरोप और भारत के गहरे होते संबंधों पर भी प्रकाश डाला और उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षी आईएमईसी पहल वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के मौके पैदा करेगी। साथ ही एस जयशंकर ने कई संपर्क गलियारे बनाने पर भी जोर दिया। आईएमईसी की घोषणा आपको बता दें कि G20 देशों के शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। Corridor, the India, Middle East, Europe economic corridor. And when this agreement, this understanding in principle was reached last September on the sidelines of the G20, perhaps all of us were not adequately cognizant of the fragility of existing connectivity. Recent events on the Red Sea, in the Gulf of Aden, have reminded us of that. The need today to create multiple corridors of connectivity, supporting corridors of connectivity, different forms with their own inbuilt resilience, is something which is vital. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरदार पटेल, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद समेत सभी नेता समान नागरिक कानून चाहते थे, लेकिन 7 दशक से अधिक कालखंड में बनी सरकारों का जिक्र कर अमित शाह ने कहा कि अब तक वे यूसीसी इसलिए नहीं ला पाए क्योंकि वे अल्पसंख्यक वोट हासिल करने की जुगत में लगे हुए थे। आइए सुनते हैं। सरदार पटेल, मौलाना आजाद और जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, ये सभी कहकर गए थे इस देश में समान नागरिक कानून होना चाहिए, यूसीसी होना चाहिए। यूसीसी नहीं लाते थे क्योंकि मत बैंक की चिंता थी। उत्तराखंड सरकार ने देश में पहला राज्य बना भाजपा का जो यूसीसी लेकर आया, कॉमन सिविल कोड के लेकर आया। वहीं प्रधानमंत्री 22 फरवरी को नवसारी आ रहे हैं। नवसारी में एक विशाल जनसभा के साथ ही प्रधानमंत्री टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला भी रखने जा रहे हैं और सूरत के कपड़ा व्यापारी लंबे समय से दरअसल इसकी मांग कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता नीरज सिंह की ये खास रिपोर्ट। 22 फरवरी को प्रधानमंत्री गुजरात आ रहे हैं और कई हजार करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे गुजरात वासियों के लिए, और नवसारी प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और नवसारी में भी कई हजार करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो परियोजना है वो है टेक्सटाइल पार्क है। उसका जो आधारशिला है प्रधानमंत्री रखेंगे और जिसे मित्र पार्क कहा जाता है। और उसकी खासियत ये होगी कि कपड़ा का जो फाइबर है उसे बनाने से लेकर और कपड़े का जो निर्यात है वो एक ही जगह पर होगा। अलग अलग जगह पर जो कारोबारी हैं उनको जाना नहीं पड़ेगा। और अगर उस इलाके की बात करें तो करीब 1100 एकड़ में उस पूरे पार्क को बनाया जाएगा जो मित्र पार्क है, और उससे 1 लाख लोगों को सीधे तौर पर जो रोजगार है वो मिलेगा और इसके अलावा 2 लाख लोग इनडायरेक्ट तरीके से जो रोजगार है वो पा सकेंगे। अगर हम देखें तो सूरत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और सूरत के लोगों की बड़े लंबे समय से ये मांग थी कि इस तरह का जो मित्र पार्क है, जो टेक्सटाइल पार्क है, उसे बनाया जाए ताकि सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और ज्यादा जो बढ़ावा है वो मिले। पूरे देश में इस तरह के जो 7 टेक्सटाइल पार्क बन रहे हैं, जहाँ पर 5 जो कॉन्सेप्ट है, खासतौर से
5F के आधार पर जो कॉन्सेप्ट है इस पार्क में दिए गए हैं। 5F का मतलब है कि एक तो फर्म टू फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन और फैशन से फॉरेन, यानी कि कपड़ा का जो धागा है और उससे लेकर जो कपड़ा बनकर तैयार होगा उसको निर्यात एक ही जगह से करने की जो प्लानिंग है वो सरकार की है और इससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक बड़ा बूम मिलेगा और लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, गुजरात। और अब खबर इसरो से जुड़ी हुई। भारत की पहली अंतरिक्ष खगोल विज्ञान वेधशाला एस्ट्रोसेट ने ब्लैक होल के रहस्य से पर्दा उठाया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कहा कि एस्ट्रोसेट की मदद से जो वैज्ञानिक है उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टी मैक्सिस जे 1820+070 नाम से एक्सरे बाइनरी सिस्टम के आसपास के रहस्य को सुलझाने में सफलता प्राप्त की है। इसरो ने कहा कि पृथ्वी से 9800 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित मैक्सी 1820+070 ने 2018 में अचानक चमकना शुरू कर दिया। टीम की अगुवाई इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे के शोधकर्ताओं ने किया था। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं सुबह की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवे रायसीना संवाद का करेंगे उद्घाटन। ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोटाकिस होंगे मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता। 3 दिनों तक वैश्विक मुद्दों पर होगा मंथन। ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोटाकिस आज प्रधानमंत्री के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर होगी बातचीत। प्रदर्शनकारी किसानों से केंद्र सरकार की शांति बनाए रखने की अपील। पंजाब के डीजीपी ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर क्रेन व भू खनन की भारी मशीनों को जब्त करने के दिए आदेश। पाकिस्तान में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ। बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग के बीच सहमति। शहबाज शरीफ होंगे प्रधानमंत्री तो आसिफ अली जरदारी बनेंगे राष्ट्रपति। खेल की खबरों में FIH हॉकी प्रो लीग में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना नीदरलैंड से। टीम इंडिया ने पिछले मुकाबले में स्पेन के खिलाफ दर्ज की थी रोमांचक जीत। और गुलमर्ग खेलो इंडिया विंटर गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी के लिए तैयार खिलाड़ी स्नोबोर्डिंग, एल्पाइन स्कीइंग आदि खेलों में दिखाएंगे अपना दमखम। और अब बारी हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों की। तो इस सेगमेंट के जरिए हम दिखाते हैं हमेशा कृतिका की तो तमाम अखबार हैं उनकी सुर्खियां जो हैं, जो तमाम हेडलाइंस हैं वो किस तरफ इशारा करती है और अलग अलग अखबारों के जरिए हमारे सहयोगी जो हैं वो तमाम खबरों को समेट कर हमारे दर्शकों के लिए लेकर आती हैं। बिल्कुल आंचल, क्योंकि देखिए सुबह का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है और बहुत कम समय मिलता है, तो ऐसे में हमारे जो दर्शक हैं जो बेहद ही कम समय में जानना चाहते हैं अखबारों की सुर्खियां, खासतौर पर उनके लिए हम ये स्पेशल सेगमेंट हर बार लेकर आते हैं अपने नया सवेरा में, जिसमें हम आपको दिखाते हैं खबरें और देश दुनिया की खबरें तो होती हैं, लेकिन साथ ही जिन खबरों को अखबारों ने प्रमुख रूप से लिया है वो खबरें भी हम दर्शकों तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल अच्छी बात ये होती है कि देखिए आप घर में एक आध अखबार आता है, लेकिन हमारी कोशिश इस खास सेगमेंट के जरिए ये होती है कि तमाम अखबारों को हम लें, हिंदी के अखबार प्रमुख। और हमारे साथ संध्या जो है जुड़ गई हैं। संध्या, तो फिर आज क्या कुछ समेट कर लाई हैं आप सुबह सवेरे हमारे दर्शकों के लिए जो जल्दीबाजी में इस वक्त ऑफिस निकल रहे होंगे?
पूर्वांचल अखबारों की सुर्खियों में आज हम लेकर के आए हैं जम्मू कश्मीर को हम बनाएंगे विकसित, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वादा किया। और आपको बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित जम्मू कश्मीर बनाने के लिए सरकार का ध्यान गरीबों, किसानों, युवाओं और नारी शक्ति पर है। इस खबर को आज सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है। कल 32,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू में लोकार्पण किया और इसकी शुरुआत की। अगली खबर हम आपको बता दें कि आज के सभी अखबारों में संपादकीय पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ है। दरअसल उन्होंने ये आर्टिकल संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज से जुड़े हुए अपने संस्मरणों को याद करते हुए आज लिखा है और इसे सभी अखबारों ने लिया है। एक और खबर की हम बात करें, वो जनसत्ता अखबार में हमें देखने को मिली है। दरअसल भारत से थाईलैंड भेजे जाएंगे भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष और सरकार ने 22 फरवरी की ये तारीख तय की है। आस्था से जुड़ी हुई ये खबर है। थाईलैंड सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया था, जिसे मानते हुए अब भारत से थाईलैंड भगवान बुद्ध के अवशेष भेजे जाएंगे और ये पूरा जो कार्यक्रम होगा ये 22 फरवरी से 19 मार्च तक रहेगा और उसके बाद वापस ये पवित्र अवशेष भारत लाए जाएंगे। अगली खबर की बात करें तो ये है तेजस से स्वदेशी कंप्यूटर प्रणाली के साथ तेजस ने उड़ान भरी है। ये खबर आज सभी अखबारों में हमें प्रमुखता के साथ देखने को मिली है। इसके अलावा अर्थ जागरण पेज पर एक और खबर है जिसे बताया गया है कि निजी निवेश से बढ़ेगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन। रिलायंस, टाटा पावर, अदानी पावर सहित 5 कंपनियां ऐसी हैं जिन्हें आमंत्रित किया गया है और 26 अरब डॉलर का निवेश करेंगी। सरकार को इस निवेश से 2040 तक आपको बता दें कि 11,000 मेगावाट नई परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता की उम्मीद है। और आपको बता दें कि वर्तमान में देश के कुल बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी महज 2% है। और इसके अलावा चलते चलते एक और उपलब्धि से जुड़ी हुई खबर आपको बता देते हैं। दरअसल शतरंज में शहमात का जो खेल होता है तो खेलने वाले का सपना होता है कि ग्रैंड मास्टर को वो हराए। तो भारतीय मूल के महज 8 वर्षीय बालक ने, कौशिक ने महारथियों को मात देने का काम किया है और इस खबर को आज सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है। तो ये भी एक उपलब्धि से जुड़ी हुई खबर है और उन बालकों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी है जो शतरंज के खेल में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, अपने भविष्य को निखारना चाहते हैं। शुक्रिया संध्या, तमाम खबरों को समेट करके कम समय में हमारे दर्शकों तक लाने के लिए। बिल्कुल। और फिलहाल वक्त डीडी न्यूज़ पर एक छोटे से ब्रेक का है, आप कहीं मत जाइए क्योंकि उस ब्रेक के उस पार हम जानेंगे तमाम अन्य खबरें। जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। मोदी सरकार की गारंटी, सभी को मिल रही हैं सस्ती एवं अच्छी दवाएं, वो भी कम से कम 75% कम कीमतों पर। और अब देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्रों के अभियान के तहत रोजगार के अवसर की भी गारंटी। केंद्र संचालकों को 5 लाख से 7 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन www.janaushadhi.gov.in पर आमंत्रित हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। बढ़ते हैं आगे और अब रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, कारोबार की खबरें फटाफट अंदाज में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की होने वाली बैठक में वैश्विक चुनौतियों के बीच अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करेंगी। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 47.6 लाख करोड़ रुपए का अंतरिम बजट पारित होने के बाद एफएसडीसी की ये पहली बैठक होने वाली है। इसमें 11.11 लाख करोड़ रुपए के जो खर्च है उसके साथ पूंजीगत व्यय पर विशेष ध्यान रहेगा। रिजर्व बैंक के फरवरी बुलेटिन में प्रकाशित अर्थव्यवस्था की स्थिति पर लेख में कहा गया कि 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की अपेक्षा भारतीय अर्थव्यवस्था की अधिक मजबूत बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं जोखिमों को व्यापक रूप से संतुलित किया गया है। वित्त मंत्रालय ने जनवरी के लिए अपनी मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में कहा कि आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और उच्च रसद लागत, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में अस्थिरता और भू आर्थिक विखंडन जैसे भू राजनीतिक तनावों पर नजर रखने की जरूरत है। चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 7.3% रहने का अनुमान। ये लगातार तीसरा साल होगा जब जीडीपी 7% से ज्यादा बढ़ेगी।
जापान सरकार ने भारत में विभिन्न क्षेत्रों में 9 परियोजनाओं के लिए लगभग 232 अरब 20 करोड़ जापानी येन की विकास सहायता ऋण देने की घोषणा की है। आर्थिक मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव विकासशील और भारत में जापान के राजदूत सुजुकी हिरोशी ने आज इस संबंध में एक समझौता किया। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सड़क परियोजनाओं का उद्देश्य देश के उत्तर पूर्व क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास में सुधार करना है। और आइए अब देखते हैं दुनिया भर से जुड़ी कुछ खास खबरें। पाकिस्तान में कल सरकार बनाने के लिए नवाज शरीफ की पार्टी PMLN और बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी PPP के बीच समझौता हो गया। समझौते के तहत नवाज शरीफ की पार्टी के प्रमुख शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बनेंगे, जबकि बिलावल के पिता आसिफ अली जरदारी एक बार फिर से राष्ट्रपति बनेंगे। हिजबुल और हमास के बीच लंबे समय से संघर्ष जारी है। इस बीच गाजा में तत्काल संघर्ष विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लाए गए प्रस्ताव पर अमेरिका ने वीटो कर दिया। गाजा पट्टी में तत्काल मानवीय संघर्ष विराम की मांग संबंधी अरब समर्थित संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के खिलाफ वीटो का किया गया इस्तेमाल। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि गजा से बंधकों को छुड़ाने के लिए इजराइल कोई भी कीमत नहीं चुकाएगा। इजराइल के वित्त मंत्री बेचलेल के साथ एक प्रेस वार्ता में नेतन्याहू ने ये घोषणा की। गजा में हमास की कैद में अभी भी 134 इजरायली बंधक हैं। अमेरिका रूस के विपक्षी नेता एलेक्स नावलनी की मौत के मामले को लेकर रूस पर व्यापक प्रतिबंध लगाने की घोषणा करेगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कैलिफोर्निया जाने से पहले मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बारे में शुक्रवार को की जाएगी घोषणा। रूस ने हाल ही में यूक्रेन के शहर अवदीवका पर कब्जा किया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे अपनी सेना की बड़ी कामयाबी बताया है। रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा कि रूसी आक्रमण जारी है और सैनिक पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं। फ्रांस के युद्धपोत ने लाल सागर में यमन की तरफ से दागे गए 2 ड्रोन नष्ट कर दिए। फ्रांस के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी देते हुए वीडियो किया जारी, जिसमें कमांड डेक से ऑपरेशन दिखाया गया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं खबरें खेल जगत से। जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग 21 फरवरी से शुरू होने वाले खेलो इंडिया के चौथे संस्करण की मेजबानी के लिए तैयार। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के चौथे टेस्ट से पहले टीम इंडिया को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह रांची में 23 फरवरी से होने वाले मुकाबले से बाहर हो गए हैं। बुमराह की जगह तेज गेंदबाज मुकेश कुमार को टीम में किया गया शामिल। तीसरे टेस्ट में आराम दिया गया था। केएल राहुल चौथे टेस्ट में भी चोट के चलते नहीं होंगे टीम का हिस्सा। 5वें टेस्ट में वापसी उनकी फिटनेस रिपोर्ट आने के बाद तय होगी। FIH हॉकी प्रो लीग में आज भारत का सामना शीर्ष रैंकिंग वाली टीम नीदरलैंड से। भारतीय टीम ने पिछले मैच में बेहद रोमांचक मुकाबले में स्पेन को पेनल्टी शूटआउट में हराया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में तैराकी में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई के फाइनल में जैन यूनिवर्सिटी के शुभ्रांत पात्रा ने स्वर्ण पदक जीता। रजत पदक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम रहा। UFA चैंपियंस लीग में अंतिम 16 के पहले लेग के मुकाबले में इंटर मिलान के एटलेटिको मैड्रिड को 1-0 से हराया। मिलान की ओर से अर्नोटोविच ने किया गोल। वहीं PSV इंटरवेन और बोरुसिया के बीच खेला गया मुकाबला रहा 1-1 से ड्रॉ। दोनों टीमों के बीच दूसरा लेग का मुकाबला 13 मार्च को खेला जाएगा। वहीं यूएफए चैंपियंस लीग में आज देर रात आर्सेनल का सामना पोर्तो से। आर्सेनल की टीम 7 साल के लंबे अंतराल के बाद प्रतियोगिता के अंतिम 16 में खेलेगी। पेरिस सेंट जर्मन के स्ट्राइकर किलियन एम्बापे अब रियल मैड्रिड का रुख करेंगे। एम्बापे ने PSG को अपने इरादे साफ कर दिए हैं। PSG के साथ एम्बापे का करार जून में समाप्त हो रहा है। जर्मनी के पूर्व डिफेंडर आंद्रे ब्रेम का 63 वर्ष की आयु में निधन हुआ। उन्होंने 1990 विश्व कप के फाइनल में विजयी गोल किया था।
फ्रेंच फुटबॉल क्लब मार्सेले जेनारो गेतुसो को मैनेजर के पद से बर्खास्त कर दिया है। उनकी जगह पर यीन लुइस गैसे को नया मैनेजर बनाया गया है। दुबई टेनिस चैंपियनशिप में आर्यन सबलेंका को शुरुआती दौर में मिली हार। क्रोएशिया की डोना वेकिच ने 6-7, 6-3, 6-0 से दी शिकस्त। पोलैंड की ईगा स्वांतक जीत के साथ आगे बढ़ी। राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में अमेरिका के स्लोएन स्टीफन्स को 6-4, 6-4 से हराया। अमेरिका की कोको गॉफ भी जीत के साथ अगले दौर में अंतिम 16 में होगा कैरोलिना प्लिस्कोवा से सामना। और अब देखते हैं खबरें सिने जगत से फटाफट अंदाज में। क्रिकेटर विराट कोहली और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के घर आई खुशी। दूसरे बच्चे के पेरेंट्स वो बने। एक्ट्रेस ने बेटे को दिया जन्म। इसकी जानकारी उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट के जरिए दी। कपल ने बेटे का नाम आकाय रखा, जिसका मतलब होता है निराकार। अदा शर्मा अपनी अपकमिंग फिल्म बस्तर द नक्सल स्टोरी को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। हाल ही में मेकर्स ने फिल्म के नए पोस्टर को सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें अदा शर्मा बेबाक अंदाज में नजर आ रही हैं। फिल्म 15 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म आर्टिकल 370 के मेकर्स ने लोगों को दिया स्पेशल बम्पर ऑफर, जिसे सुनकर आप भी खुशी से झूम उठेंगे। दरअसल फिल्म के ओपनिंग डे पर आपको फिल्म आर्टिकल 370 की टिकट सिर्फ 99 रुपये में मिलेगी। हालांकि ये ऑफर सिर्फ पहले दिन के लिए, क्योंकि 23 फरवरी को सिनेमैटिक लवर्स डे है। फिल्म डॉन 3 में कियारा आडवाणी की कास्टिंग को लेकर फैंस सुपर एक्साइटेड हैं। फिल्म में रणवीर सिंह के साथ उनकी फ्रेश पेयरिंग देखना वाकई मजेदार होने वाला है। डॉन 3 के साथ एक्शन मूवी में कियारा की धांसू एंट्री हो गई है। फैंस का मानना है कि कियारा खुद को ऑलराउंडर साबित करेंगी। अरहान खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कई तस्वीरें शेयर की। उनकी पोस्ट में सलमान खान, अरबाज खान और सोहेल खान के बेटे निर्वाण खान भी नजर आ रहे हैं। अरहान ने सलमान अरबाज की फिल्म हेलो ब्रदर के यादगार सीन को रिक्रिएट किया है। और चलिए नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं खूबसूरत पहल की। वो कहते हैं ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। ये फिल्मी गीत बहुत सटीक बैठता है उन लोगों पर जो अपने द्वारा ही सताए जाने के बाद घर छोड़ देने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिन्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिन्हें घर बार के बारे में सब कुछ बताया, सब कुछ बना कर दिया। एक दिन जब वो ही आपसे घर से चले जाने के लिए कह दे तो भला आपके दिल पर क्या गुजरेगी। आइए देखते हैं इससे जुड़ी ये मार्मिक रिपोर्ट। मानवता की सेवा ही भगवान की सच्ची सेवा है और इसी संकल्प के साथ हरियाणा के कैथल की समाज सेवी संस्था सनातन धर्म पिछले कई वर्षों से शहर में एक आधुनिक सुविधाओं से लैस वृद्धाश्रम चला रही है। वृद्धाश्रम में रहने वाले वृद्ध नागरिक यहाँ मिल रही सुविधाओं और मान सम्मान से काफी खुश हैं। उनका कहना है कि उन्हें यहाँ घर से भी ज्यादा सुविधाएं मिल रही हैं। संस्था के लोगों द्वारा न केवल स्वच्छ आहार मुहैया कराया जा रहा है, बल्कि उनके स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ मनोरंजन के लिए टीवी है तो आराम के लिए एसी और कूलर। हमारा प्रयास है कि बुजुर्गों को जो अपनों के द्वारा ठुकराए गए हैं, जिनको अपनों ने छोड़ दिया है, उनको माँ भगवती के आश्रम में रखा जाए और उस आश्रम में रहते हुए उनका मान सम्मान, विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि उनका मान सम्मान करवाया जाए। खाना पीना रहना ये तो हो ही गया, इसके साथ साथ उनके साथ बातचीत, क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी खुराक बातचीत की है। कैथल का यह वृद्धाश्रम वास्तव में एक निराला वृद्ध आश्रम है, जिसमें सभी तरह की सुख सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। यहाँ पर प्रत्येक इनमेट को, प्रत्येक आश्रम निवासी को बड़ी सुविधाएं दी जाती हैं। मैं खुद 88 प्लस हूँ, रिटायर्ड कॉलेज लेक्चरर हूँ। मेरे एक बेटा है रिटायर्ड IAS।
3 बेटियां हैं, ऑल ऑफ देम आर एमए इंग्लिश टॉपर्स, और मैंने यहाँ शरण पाई हुई है इस संस्था में। कितनी बड़ी बात है। ये मेरी हर सुविधा का ध्यान रखते हैं। डॉक्टर्स आते हैं चेक करने के लिए। 8-9 महीने से यहाँ रहता हूँ, बहुत सुविधा मिल रही है समाज को। मेरी संतान को तो मैं बहुत बुरी डाल कर दिया हूँ, मार पीट के, और ये मेरी सेवा कर रहे हैं। अब मैं जिंदगी बढ़ाई दिया इनको। वृद्धाश्रम में रहने वाले सभी लोग यहाँ रहकर काफी खुश हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें अच्छा खान पान के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं। सारी चीज मिलती है जी, बहुत सुविधा है सारी चीज की, कोई तकलीफ नहीं। दवाई खाना सब कुछ बहुत बढ़िया मिला जी। बहुत बढ़िया तरह घर से भी अच्छी है। अपने बच्चों की तरह, भाइयों की तरह ख्याल हमारा रखते हैं जी। बहुत अच्छी तरह ख्याल करते हैं जी, सभी इज्जत करते हैं जी। सिर्फ इतना ही नहीं, आश्रम में डॉक्टरों की टीम लगातार आकर बुजुर्गों के स्वास्थ्य का चेकअप करती है और जरूरत पड़ने पर दवाइयां भी दी जाती हैं। संस्था के लोग वृद्धजनों को अपने परिजन जैसा सम्मान देकर उनका दुख दर्द साझा करते हैं, जिससे उन्हें काफी सुख की अनुभूति होती है। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार द्वारा उनकी इस संस्था को हरियाणा का दूसरा पुरस्कार दिया गया था, जिसमें वृद्धाश्रम को नगद राशि भी दी गई थी। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए हरियाणा कैथल से रवीन मल्होत्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इनको देख के लगता है कृतिका कि यारों उठो भागो दौड़ो और जीने से पहले जीना मत छोड़ो। जिस तरह से कैथल की ये संस्था एक सूर्य किरण बनकर आई है इन बेसहारों जो वृद्धजन हैं उनकी जिंदगी में। बिल्कुल, और इसी के साथ नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मौसम की और जानते हैं मौसम का मिजाज। मौसम की बात करें तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड और बिहार और सिक्किम में तेज हवाएं चल सकती हैं और मौसम के तापमान में और गिरावट आने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में ओले पड़ने की भी संभावना जताई गई है। वहीं भारी वर्षा का अनुमान जताया गया है अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में। और आइए अब देखते हैं उन तमाम राज्यों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्या है आपके शहर में। और इसी के साथ आज के नया सवेरा के खास अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं ब्राजील में कार्निवल सीजन की रंग बिरंगी झलकियां। बिल्कुल, आप इन दृश्यों का उठाइए लुत्फ, हमें दीजिए इजाजत, मुस्कुराते रहिए, सशक्त रहिए और चाय की चुस्कियों के साथ इन दृश्यों का लीजिए आनंद। नमस्कार।
नया सवेरा के प्रायोजक थे। वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा।